नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के में एक बार फिर से। तो लास्ट अपना जो टॉपिक हो गया संतन संप्रदाय, तो मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ के बारे में उसमें अध्ययन करवाया आपको। और भी आप क्वेश्चंस वगैरह करते रहिए, प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए, उनसे संबंधित आपको बहुत से क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे, उनको भी रीड करते रहिए और लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर। नेक्स्ट अपने एक टॉपिक उठाते हैं दोस्तों, जो बहुत कम जगह पे इस टॉपिक को अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप के अंदर एक झुंझा सा टॉपिक है, क्योंकि सर इसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो सर अलग अलग होता है सबका। हो सकता है मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, हो सकता है ना भी आए, दोनों बात हो सकती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा भी 100% मैं आपको जो है भाषा बोलियां सिखा सकूं। और गारंटीड है दोस्तों, वो तो कहने की बात होती है ना, समझ ना आए, अगर आप पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता भी आपको ये समझ ना आएगा। क्लियर है? 100% आएगा, अच्छा भी लगेगा पढ़ने का। एक एक चीज इतनी सिंपल तरीके से लिखवाऊंगा भी बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? सबसे पहले सर, भाषा और बोली दो शब्द होता है सर, दोनों शब्द में अंतर क्या है? जैसे कि मैंने यहां पे शब्द लिखा भाषा शब्द लिखा, क्या लिखा मैंने? भाषा शब्द लिखा। तो सर भाषा शब्द के अंदर अंतर, और इधर मैंने लिख दिया बोली। क्लियर है? क्या फर्क है सर? भाषा होती है दोस्तों बड़े क्षेत्र में, बोली होती है छोटे क्षेत्र में। यहां आप कह सकते हो सर छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा जो होती है वो दोस्तों बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर है? यानी कि आप मान लो जैसे ये राजस्थान का मैंने मैप बनाया, मान लीजिए राजस्थान का मैप है सर। इस पूरे राजस्थान के अंदर सर अपने भाषा का नाम देंगे तो सर दे दिया मैंने, मूल रूप से दे दिया राजस्थानी। तो राजस्थानी क्या हो गई सर? एक भाषा हो गई। अब राजस्थानी भाषा के अंदर भी सर अपने देखा जाए तो ये मारवाड़ क्षेत्र आ गया। क्या गया सर? मारवाड़ क्षेत्र आ गया। तो मारवाड़ सर राजस्थान का एक छोटा है, राजस्थान से तो पूरे से तो छोटा ही है ना मारवाड़। यहां पे बात कर रहा हूं आप सर मेवाड़ की बात कर रहे हो, तो सर ये तो मारवाड़ जो सॉरी राजस्थान से तो मेवाड़ छोटा ही है। हाड़ौती, मेवात, ढूंढाड़ अलग अलग प्रदेश है, बागड़ प्रदेश है। तो सर ये वो तो है तो राजस्थान से तो छोटे ही है ना। तो सर राजस्थान क्या होगा? एक बड़ा स्तर हो गया, और बड़े स्तर पर सर जो यूज की गई सर उसे क्या बोल दिया? भाषा बोल दिया। और सर छोटे स्तर पर जो यूज की गई सर उसको क्या बोल दिया? बोली बोल दिया। और इससे भी छोटे स्तर पर यूज की जाती है दोस्तों, उसको उपबोली बोल देते हैं। क्लियर है? यानी कि सर मारवाड़ी से संबंधित जो है दोस्तों छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में सर बोली जाती है, तो उनकी माँ बोली तो ये हो गई, और माँ से बेटे उत्पन्न हुए, यानी कि सर ये तो मारवाड़ जो है पूरी बोली होगी, और इससे निकली सर बेटे यानी कि उपबोलियां हो गई। क्लियर है? तो भाषा और बोली शब्द आप अच्छे तरीके से दोनों समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट इसके बारे में देखिएगा। तो भाषा और बोली दोनों शब्दों में फर्क पता लग गया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, मुख्य है, ध्यान रखना। तो भाषा लिख लेना, बड़े समूह में यानी कि एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, और बोली जो होती है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। अब सर एक बात और देखिएगा, शब्द सुने होंगे दोस्तों आपने, एक शब्द सुना होगा राजभाषा, एक सुनी होगी आपने मातृभाषा। दो शब्द आपने सुने होंगे सर, राजभाषा और मातृभाषा दो शब्द है सर। क्लियर है? तो राजभाषा मातृभाषा फर्क क्या है? अपने अगर देखा जाए राजभाषा दोस्तों, तो राजभाषा कौन सी है अपनी? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। तो मातृभाषा कौन सी है अपनी? राजस्थानी। तो सर राजस्थान के अंदर राजस्थानी जो अपनी क्या राजभाषा है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है? एक मातृभाषा है राजस्थान में। कौन सी सर? राजस्थानी। और अपनी राजभाषा जो है वो कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। राजभाषा जो कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। तो राजभाषा हिंदी हो गई, और मातृभाषा यानी कि अपनी माँ बोली है, यानी कि राजस्थान की माँ बोली वो है कौन सी? राजस्थानी बोली है। वो कौन सी बोली है दोस्तों? राजस्थानी बोली। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर ये जो राजस्थानी भाषा है ये वाली, सर इस राजस्थानी को मातृभाषा का दर्जा मिला कब मिला? मतलब किसके चलते मिला? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के 8वें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के दौरान
राजस्थानी भाषा को मातृभाषा का दर्जा मिला था। तो एनसीईआरटी आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी के 8वें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के दौरान राजस्थानी भाषा को किसका दर्जा मिला? मातृभाषा को। क्या राजभाषा है क्या अपनी राजस्थानी? बिल्कुल नहीं है। अपनी राजभाषा कौन सी? हिंदी है, क्योंकि फॉर्म फिल करते हैं वो कौन सी होगी सर? फॉर्म फिल करते हैं वो हिंदी है या नहीं है ना? तो वही बात है, अगर अपनी राजस्थानी राजभाषा होती तो अपने फॉर्म भी जो फिल होते वो किस में होते सर? वो राजस्थानी भाषा में होते। क्लियर है? तो मातृभाषा कौन सी होगी सर? राजस्थानी। सर इस राजस्थानी के बारे में और क्या बात आती है? राजस्थानी भाषा के बारे में और क्या बात आती है? तो दोस्तों सबसे पहले सुनिएगा, इस राजस्थानी भाषा की आपसे पूछी जा सकती है लिपि। क्या पूछी जा सकती है? लिपि क्या होता है दोस्तों? एक लिखने का स्टाइल होता है, नियम होता है एक लिखने का। क्लियर है क्या? जैसे कि दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों उस लिपि को बोला जाता था मुड़िया, ठीक है, या महाजनी या देवड़ावटी, सॉरी महाजनी, मुड़िया, या फिर दोस्तों देवनागरी। इसको दोस्तों मुड़िया, महाजनी का था बढ़िया यूज करता है तो बढ़ियावटी भी बोल देते हैं, बढ़ियावटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बढ़ियावटी। तो लिपि मुड़िया, महाजनी या बढ़ियावटी दोस्तों ये जो लिपि है वो प्राचीन नाम मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं दोस्तों? प्राचीन नाम मिलते हैं। और वर्तमान में आपने देखा होगा, जब भी कोई भी आप देखते हो तो दोस्तों देवनागरी के बारे में स्पष्ट रूप से, जैसे कि अगर अपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यानी कि फॉर्म भरते हैं जाते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है भी आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो इस तरीके से वो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। क्लियर है क्या? तो देवनागरी लिपि अपनी क्या होगी सर? राजस्थान की लिपि होगी, राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट सर राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम जो है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, इसका नाम मिलता है मरु भाषा। क्या नाम मिलता है सर? प्राचीन नाम मरु भाषा। अब इन शब्दों के उल्लेख के बारे में भी पढ़ेंगे इससे आगे। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए, मरु भाषा मिलेगा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है सर? मुड़िया, महाजनी या बढ़ियावटी लिपि है दोस्तों। देवनागरी लिपि वर्तमान के अंदर नाम जो मिलता है इसका कौन सा मिलता है सर? देवनागरी लिपि मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर दोस्तों आपको भी पता है भाषाओं का जिक्र मिलता है। यानी कि सर कब? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है ये उल्लेख? सर संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। क्लियर है क्या सर? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। क्या सर अपनी राजस्थानी इसमें शामिल है? क्या सर अपनी राजस्थानी इसमें शामिल है? नो, इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। तो सर राजस्थानी अगर शामिल नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं सर ये जो है असंवैधानिक भाषा होगी। कैसी भाषा हो गई सर? ये एक असंवैधानिक भाषा हो गई या नहीं होगी? बताओ मेरे को। हो गई सर। तो राजस्थानी भाषा दोस्तों एक क्या होगी? असंवैधानिक भाषा है सर। इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं मिलता। क्लियर है? लेकिन दोस्तों देखा जाए राजस्थानी भाषा में अगर बात की जाती है वक्ताओं की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से दोस्तों, वक्ताओं की दृष्टि से दोस्तों ध्यान रखना, विश्व में 16वां व भारत में 7वां स्थान है। ऊपर से भारत में 7वां स्थान है ऊपर से। क्लियर है क्या? तो विश्व में 16वां व भारत में 7वां स्थान है दोस्तों। वक्ताओं की दृष्टि से बोली जाने वाली भाषा यानी कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो विश्व के अंदर दोस्तों 16वां स्थान आता है अपनी राजस्थानी का। और राजस्थान के अंदर दोस्तों सॉरी भारत के अंदर देखा जाए तो सर कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है सर। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसके बारे में सर? राजस्थानी भाषा से संबंधित। तो एक बार के लिए इससे पहले अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो सर अपनी राजभाषा कौन सी होगी सर? हिंदी होगी। मातृभाषा राजस्थानी जो एनसीईआरटी के 8वें अखिल
अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के दौरान सर इसको मातृभाषा का दर्जा मिला था। सर इसकी लिपि मुड़िया महाजनी बनियावटी लिपियां, जिसको वर्तमान में देवनागरी के नाम से जानते हो आप। प्राचीन नाम जो है दोस्तों मरु भाषा। असंवैधानिक भाषा है सर। वक्ताओं की दृष्टि से सर विश्व में 16वां स्थान और भारत में दोस्तों 7वां स्थान आता है ऊपर से। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों किसकी, संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसमें सर राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि सर भाषा कौन सी है, एक असंवैधानिक भाषा है। परंतु दोस्तों राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है। राजस्थानी भाषा क्या है, एक स्वतंत्र भाषा है। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी भाषा कैसी भाषा है, एक स्वतंत्र भाषा है, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा कैसी है, एक स्वतंत्र भाषा है। चलो भाषा 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 शब्द आ रहा है तो आपसे मैं पूछ ही लेता हूं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है भाषा दिवस आता है और एक दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाते हो, ठीक है। हिंदी दिवस या भाषा दिवस के रूप में दोस्तों 2 दिवस मनाते हो आप, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा दिवस और राजस्थानी हिंदी दिवस ये 2 आते हैं। तो भाषा दिवस और हिंदी दिवस कब कब आते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। तो दोस्तों अभी भाषा चेंज होती है बोलने की, वो भाषा चेंज होती है दोस्तों कब होती है, आपको पता है, एक त्योहार आता है। किसका सर, जो मोहतरमा होते हैं, मतलब लड़के लड़कियां जो होती हैं, उनका सर एक त्योहार आता है। उस त्योहार को सर अपने भारत के अंदर, मैं कह रहा हूं पूरे विश्व में सर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। उस त्योहार को बोलते हैं वैलेंटाइन डे। क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे जो आता है सर वो आता है 14 फरवरी को। कब आता है सर, 14 फरवरी को आता है। और पूरे सर 14 फरवरी को जैसे ही सर एक दूसरे में कनेक्शन हुआ, तो कनेक्शन होने के बाद में सर वो कनेक्शन होने की भाषा चेंज हो जाती है। खाना को वो थाना बोलने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मतलब तोतले हो जाते हैं, तो भाषा क्या हो जाती है, जब चेंज हो जाती है। वो वैलेंटाइन डे के 1 हफ्ते बाद होगी, तो दोस्तों उनके लिए भी भाषा दिवस बनना चाहिए ना। तो दोस्तों वैलेंटाइन डे 14 और 1 हफ्ता और उसके जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। और कब आता है सर, फरवरी में आता है। तो 21 फरवरी को सर राजस्थान भाषा दिवस आ जाएगा। और नेक्स्ट हिंदी दिवस की बात की जाती है दोस्तों, वो 14 सितंबर को आ जाएगी। कब आ जाएगी दोस्तों, 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को और भाषा दिवस जो आता है वो 21 फरवरी को आता है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोनों के अंदर, हिंदी दिवस और भाषा दिवस के अंदर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। शाबाश। मेरे हिसाब से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब सर बात करते हैं सर राजस्थानी भाषा के उद्गम वगैरह के बारे में। सर कैसे उद्गम होता है, कब हुआ था, मरु भाषा के बारे में सर सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है, सर इसके लिए मारवाड़ी शब्द किसने यूज किया था, सर इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। यानी कि ये सारे के सारे जो है सर बातें रहती हैं वो अपने क्या है जिक्र करने वाले हैं। क्लियर है क्या, अभी देखिएगा एक एक बात क्लियर हो तो इतना तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है बातें, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा को आप कह रहे हो मरु भाषा है सर। राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम क्या था, मरु भाषा। तो आप लिख सकते हो दोस्तों हेडिंग के रूप में, राजस्थानी या मरु भाषा का उद्गम जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है ना, उसके बारे में विचार कर रहे हैं अपने। तो राजस्थानी भाषा या मरु भाषा के उद्गम के बारे में विचार कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आर्यों द्वारा आर्य भाषा बोली जाती थी। आर्य भाषा किसके द्वारा, आर्यों द्वारा। सिंधु नदी के किनारे दोस्तों आर्यों द्वारा दोस्तों आगे वो भाषा चलकर रूप लेती है वैदिक भाषा का।
किसका रूप लेती है? वैदिक भाषा का, यानी कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों ये बोले जाने वाले, है ना, तो सै को है बोलते थे, इसीलिए सिंधु के क्षेत्र को दोस्तों उन्होंने हिंदू क्षेत्र बोला था और तभी से अपना नाम हिंदुस्तान पड़ा था। ये बातें भी हिंदी के अंदर दोस्तों पढ़ते हैं अपने। तो आर्य भाषा से वैदिक भाषा, और वैदिक भाषा से दोस्तों दो तथ्य निकलते हैं, एक निकलती है भाषा पाली भाषा और एक निकलती है दोस्तों संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा का उद्गम सर किससे हुआ है? वैदिक भाषा से हुआ है। और पाली भाषा से दोस्तों 3 प्राकृत निकलते हैं। कौन कौन से है सर? सबसे पहले अगर बात की जाती है शोरसेनी प्राकृत, फिर सर मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है, तो मतलब सर यहां पर 3 प्राकृत निकले सर किससे? पाली भाषा से। पाली भाषा से सर 3 प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और सर महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है दोस्तों, इसी शोरसेनी प्राकृत से ध्यान रखना, इसी शोरसेनी प्राकृत से 2 अपभ्रंश निकलते हैं आगे। इसी भाषा, अपभ्रंश क्या होता है? मिश्रित रूप होता है दोस्तों। अपभ्रंश क्या होता है? टूटा फूटा रूप जो होता है वो देखिएगा तो सर एक आता है गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, और एक आता है दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो गुर्जरी अपभ्रंश व शोरसेनी अपभ्रंश दोस्तों याद रखिएगा, आर्य भाषा वैदिक भाषा के रूप में सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास बोली जाने वाली आर्य भाषा सर वैदिक भाषा से आगे सर पाली भाषा, और पाली भाषा का सर आगे 3 शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, 3 रूप सर आगे जैसे ही चेंज हुए तो सर आगे इसमें से 2 अपभ्रंश निकले, गुर्जरी और अपभ्रंश। सर लास्ट में चलकर अपने जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश की बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों? गुर्जरी अपभ्रंश की अगर बात की जाए तो गुर्जरी अपभ्रंश से दोस्तों किसका उद्गम हुआ है? अपनी मरु भाषा का उद्गम होता है। किसका होता है दोस्तों? मरु भाषा का उद्गम होता है। तो मरु भाषा का जो उद्गम हुआ है मेरे भाइयों वो कहां से हुआ है? वो सर गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। तो मरु भाषा को ही अपने क्या बोलते हैं सर? राजस्थानी भाषा बोलते हैं। और राजस्थानी भाषा को ही दोस्तों आप बोलते हो आगे चलकर क्या? मारवाड़ी बोलते हो। और मारवाड़ी को ही दोस्तों बोला जाता है साहित्य की भाषा। क्या बोला जाता है दोस्तों? साहित्य की बोली बोल देते हैं या मानक बोली बोल देते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते चलते दोस्तों ये स्वरूप लेती रही धीरे धीरे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मरु भाषा का उद्गम मैं एक लाइन के अंदर अगर आपको बोलो लिखने का तो आप किस तरीके से लिख सकते हो? एक लाइन के अंदर मैं बोलता हूं सर मरु भाषा को कैसे लिखना है, तो मरु भाषा को किस तरीके से लिखना है देखिएगा। लिखना कैसे है? तो लिखना है दोस्तों शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति कब होती है दोस्तों? ये याद रखिएगा, ये 12वीं शताब्दी में। कब होती है? 12वीं शताब्दी के अंदर होती है दोस्तों, याद रखिएगा। लगभग जो इसका उद्गम काल 1150 ईस्वी के टच में माना जाता है, तो सीधा लिख देते हैं 12वीं शताब्दी। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये भी सिद्धांत मिलते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सिद्धांत देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो क्या देखना, सबसे पहले आर्य भाषा सर वैदिक से पाली से सर शोरसेनी प्राकृत से सर गुर्जरी अपभ्रंश। तो दोस्तों शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से मरु भाषा या राजस्थानी भाषा का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। सर 12वीं शताब्दी से सर इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। तो यहां तक दोस्तों किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट दोस्तों, अब उत्पत्ति अगर आपने उद्गम कर ही लिया है तो सर इसके उत्पत्ति के सिद्धांत भी पढ़ा दीजिए। बिल्कुल आज की क्लास के लिए उत्पत्ति के सिद्धांत और पढ़ लेते हैं, और बाकी जो आगे की बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्या सिद्धांत के बारे में जिक्र करते हैं। सिद्धांत देखिएगा दोस्तों,
आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी ना। तो दोस्तों भाषा, राजस्थानी भाषा के दोस्तों सिद्धांत जो मिलते हैं, तो राजस्थानी भाषा का सिद्धांत ये क्या है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जरूरी नहीं है छोटे लेवल बड़े लेवल तक भी इसको पूछा जा सकता है। आरएस लेवल के लेवल का पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें छोटे से छोटे और बड़ा सा बड़ा लेवल क्लियर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का सिद्धांत किस किसने दिया, ठीक है, किस किसने थ्योरी दी है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों एलपी टेसीटोरी, किसके बारे में बात करूं मैं, एलपी टेसीटोरी। 2 नंबर पर आएंगे दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। और नंबर 3 पर जो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, कन्हैया लाल सेठिया। कौन आते हैं, कन्हैया लाल सेठिया, जिसके साथ में दोस्तों अन्य व्यक्ति आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो तीनों व्यक्तियों का नाम 3 बार बोल के देखो, एलपी टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, कन्हैया लाल सेठिया। बोलो, एलपी टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और कन्हैया लाल सेठिया। क्लियर है क्या, एलपी, जॉर्ज, कन्हैया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक सुनीति चटर्जी भी आती है, वो भी इसका नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, सुनीति चटर्जी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी 4 जो मैंने कैंडिडेट लिखे हैं, ये चारों अलग अलग सिद्धांत देते हैं। अब देखना गौर से, सर एलपी टेसीटोरी अलग सिद्धांत, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अलग सिद्धांत, कन्हैया लाल सेठिया अलग देता है और सुनीति चटर्जी अलग सिद्धांत देती है। सर ये बताते हैं अपभ्रंश, या आप कह सकते हो सर नेक्स्ट इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो इसी प्रकार शोरसेनी से कोई और बता रहा है, नागर से गियर्सन बता रहा है, कन्हैया लाल जो है वो कोई और बता रहे हैं और सुनीति कोई और बता रही है। तो सर अलग अलग सिद्धांत, तो आपको नाम से पूछा जा सकता है, एलपी टेसीटोरी ने कौन सा दिया था, जॉर्ज अब्राहम ने कौन सा दिया था, कन्हैया लाल सेठिया ने कौन सा दिया था और सुनीति ने कौन सा दिया था। तो अब इस पे मैं विचार करता हूं, गौर कीजिएगा। तो एलपी टेसीटोरी ने दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसने कहा था ये शोरसेनी प्राकृत से उद्गम हुआ है, इसका शोरसेनी प्राकृत से उद्गम। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों गियर नागर, याद रखना। तो नागर जो शैली से उद्गम होता है दोस्तों, कहते हैं नागर शैली से उद्गम जो हुआ है वो किसका हुआ है सर, वो राजस्थानी भाषा को है। ये व्यक्ति कौन कह रहा है, जॉर्ज अब्राहम। और कन्हैया लाल सेठिया जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सर गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत से उद्गम होता है दोस्तों, शोरसेनी अपभ्रंश लिख सकते हो, प्राकृत लिखो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से दोस्तों आता है, ठीक है। अगर प्राकृत की जगह पर, सुनना गौर से, प्राकृत की जगह पर अगर आप इसको अपभ्रंश करते हो तो भी कोई खराब दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश लिखना यहाँ पर उतना ज्यादा शुद्ध माना जाएगा प्राकृत से ज्यादा, क्योंकि बाद का रूप वो है ना, तो अपभ्रंश कर लेना इसको, अपभ्रंश करना जो है। वैसे आप ऑप्शन से देखते ही अगर प्राकृत और अपभ्रंश दोनों आ रहे हैं तो अपभ्रंश करना, अगर नहीं तो सिंगल आने की चांस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। और ये दोस्तों सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है। इस तरीके से ये नागर या नागर शैली या नागर अपभ्रंश, इसको भी अपभ्रंश लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपभ्रंश क्या होता है दोस्तों, मिलावटी रूप होता है, टूटा फूटा सा रूप होता है। अपभ्रंश का मतलब ये होता है, ठीक है ना, भ्रंशित है ये, ठीक है। तो शोरसेनी प्राकृत, नागर अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, ये चारों कैंडिडेट दोस्तों इस तरीके से आपके लिए व्याख्या करते हैं, सिद्धांत देते हैं। अब देखना इनके बारे में और भी क्या मजेदार बात मिलती है। सर ये व्यक्ति कह रहा है 12वीं शताब्दी में उद्गम हुआ इसका, 12वीं सेंचुरी में। ये व्यक्ति फिर कह रहा है सर 12वीं शताब्दी में उद्गम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कन्हैया लाल सेठिया जी कह रहे हैं थोड़ी सी अलग बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 11वीं व 13वीं शताब्दी के मध्य। लो क्या पकड़ ले बताओ, सिद्धांत ठोकना है, बीच में बात अलग रखनी है, मुद्दे की बात तो यही है ना। तो 11वीं व 13वीं शताब्दी के मध्य, और ये भी कह रही है सर 12वीं शताब्दी में। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों चारों के बारे में आपको मैंने बताया है, जो क्या है सर, सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं सर, सिद्धांत देते हैं। तो एलपी टेसीटोरी शोरसेनी अपभ्रंश से उद्गम 12वीं शताब्दी में, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन नागर अपभ्रंश, ठीक है। और कन्हैया लाल सेठिया के साथ में जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा भी मिलते हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा का भी आप जिक्र कर सकते हो।
इनके साथ माणिक्यलाल वर्मा जो है वो भी क्या सर इनको इसी सिद्धांत को अपनाते हैं कन्हैयालाल सेठिया के। और कन्हैयालाल सेठिया को दोस्तों राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का पितामह, राजस्थानी इतिहास का पितामह है कर्नल जेम्स टोड, ये भाषा का पितामह है दोस्तों वो कौन है, कन्हैयालाल सेठिया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनके साथ अगर लिखना चाहो तो महावीर प्रसाद हो गए, इसके साथ दोस्तों पुरुषोत्तम मनेरिया, ये भी दोस्तों इसके साथ में आते हैं। ऑप्शन लिख ही लो दोस्तों, इसके अंदर जो है महावीर प्रसाद भी इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, और एक पुरुषोत्तम मनेरिया, ठीक है, ये व्यक्ति आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें क्या रहता है, ये सिद्धांत रहता है। तो सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के अनुसार कौन सा, ब्रंस, नागर, सोरसेनी, गुर्जरी और सौराष्ट्री। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट जो है क्लास है मेरी, तो इससे संबंधित तो राजस्थानी भाषा का सिद्धांत दोस्तों देखिएगा, तो भाषा बोलियां एलपी टेसिटोरी जो आपको सोरसेनी अपभ्रंश के बारे में बता रहा है दोस्तों, वो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन जो है वो नागर अपभ्रंश के बारे में बता रहा है। इस व्यक्ति के बारे में आगे अपने जब भाषाओं का वैज्ञानिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें भी आएगा दोस्तों। विभाजन के अंदर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन प्रथम व्यक्ति था। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा का पितामह दोस्तों, इसने स्पष्ट गुर्जरी अपभ्रंश का क्या कहा है, जिक्र किया है, इसीलिए दोस्तों इसको राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है। सुनीति चटर्जी जो है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश बता रहे हैं, मतलब हर एक आ रहा है तुक्के ठोके जा रहा है, अपने को पढ़ना है, बात खत्म इतनी है। ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। आपकी सपोर्ट जो है मेरे को आगे लेके जाएगी और आपको इससे संबंधित जानकारियां वगैरह जो है, अच्छी अच्छी क्लासें, अच्छा अच्छा मैटर है ना, वो तो आप देख ही रहे हो। मैटर में तो मैं किसी प्रकार की कंजूसी भी नहीं कर रहा, अभी मैं यूट्यूब पे इस तरीके से कम दूं ज्यादा, तो मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो दोस्तों इससे बड़ी कोई खुशी की बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो इतना तैयार करके आना। नेक्स्ट क्लास में बैठो तो दोस्तों फर्स्ट क्लास आपकी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, तीसरी क्लास में बैठो तो फर्स्ट और सेकंड रेडी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें क्या है, मैं अगर पीछे का रिपीट करूं तो भी आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, घर रहे हो, सुरक्षित रहें।